नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपना जो पार्लियामेंट का चैप्टर चल रहा था पॉलिटी में, उसको पूरा करेंगे। और अब मैंने ठान लिया कि पॉलिटी जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी खत्म की जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाता था रेगुलर वीडियो, बट मैं अब सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करूँ। तो 3 4 5 जितनी वीडियो दिन में डालनी पड़ेगी वो डालेंगे और पॉलिटी को पूरी खत्म करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी और स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, थैंक यू वेरी मच। एंड अब आगे का पढ़ते हैं। पार्लियामेंट का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो भैया मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट जो है भारत की, उसमें कौन जाके बैठेगा, वही मेंबरशिप होती है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब आपको और हमारे को तो कोई बैठने नहीं देगा ना भाई। हम जाके बैठ जाए पार्लियामेंट में कि भाई मोदी जी हमको बिठा लो, मोदी जी लात मार के भगा देंगे। मोदी जी क्या, मोदी जी से पहले वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं वही भगा देंगे। मोदी जी तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी। तो क्यों भगा देंगे? क्योंकि हमारे को मेंबरशिप नहीं मिली हुई भाई पार्लियामेंट की। तो इसका मतलब मेंबरशिप मिलने के कुछ रूल भी होते हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल होते हैं। रूल भी होते हैं और कुछ इलिजिबिलिटी भी होती है। क्या होती है? इलिजिबिलिटी मतलब भाई योग्यताएं भी होती है। तो वो योग्यताएं अगर हम पूरी करते हैं और उसके बाद में हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर हम पार्लियामेंट के जो मेंबर बन जाएंगे और हमारा काम जो हो जाएगा सेट। क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा भाई। तो चलो देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है मेंबरशिप पार्लियामेंट की। तो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो कोई एग्जाम में मांगते हैं कि भाई आदमी जो है वो बैचलर्स डिग्री किया हुआ होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री किया हुआ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ही क्वालिफिकेशन दी हुई है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी, एमपीज के लिए भी। क्या दी हुई है भाई? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने दिया, हमारे संविधान ने खुद ने दिया क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के बोल दिया कि भाई हमारे ही देश की संसद में कोई आके बैठेगा तो उसमें ये योग्यता तो होनी चाहिए। ऐसे आंडू पांडू सब लोगों को नहीं बिठाएंगे, कुछ योग्यता तुम्हारे में होनी चाहिए। अब वो योग्यता कोई ऐसी नहीं है भाई कि बहुत भयंकर योग्यता कोई बता दियो कि भाई ये तो साइंटिस्ट होना चाहिए, ये तो क्या बोलता है आईआईटी किया हुआ होना चाहिए, इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए। ऐसी योग्यता नहीं है, सिंपल योग्यता है। पहली क्या है कि भाई भारत का सिटीजन होना चाहिए। बताओ, इतनी सिंपल योग्यता कि भारत का सिटीजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई भारत की पार्लियामेंट में आके बैठ रहा है ना अगला। अब भारत की पार्लियामेंट में जो आके बैठ रहा है, भारत के लिए जो कानून बनाएगा, भारत की सरकार को जो चलाने में योगदान देगा, तो वो भारत का आदमी होना चाहिए। विदेशियों को थोड़ी बैठा देंगे, नहीं बैठाएंगे। दूसरा क्या है? ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन अथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज इन दिस हिज ओथ अफर्मेशन ही स्वेयर्स। तो बोलता है कि भाई एक तो तुम भारत के नागरिक हो, तो तुम आके पार्लियामेंट में बैठ सकते हो। कब? जब तुम्हें लोग चुनाव में वोट देके जिता दे। हर कोई नहीं बैठ सकता जाके, जिसको वोट देके जिताएंगे वो बैठ सकता है, लेकिन पहले तुम्हारे पास ये योग्यता तो होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए कि एक तो तुम भारत के नागरिक हो, दूसरा तुम शपथ लेते हो, या तो शपथ ले लो या फिर प्रतिज्ञान ले लो। प्रतिज्ञान ही बोलते हैं शायद इसको, अफर्मेशन को। क्या शपथ लेनी पड़ेगी कि भाई मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और आस्था रखूंगा, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही तो पार्लियामेंट बनी है ना मेरे भाई। हम आजाद हुए तो हमारा देश कैसे चलेगा, देश में क्या क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा का सारा हमने किससे 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 हमने वो लिया है। यार ये अटक बहुत रहा है आजकल मेरा टैबलेट, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे इसका कुछ परमानेंट इलाज देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 सेकंड देना मुझे, मैं कुछ देखता हूँ। कोई मेमोरी मेमोरी की तो समस्या नहीं है, बीच में अटक जाता, मैं ध्यान नहीं देता तो फिर सारी की सारी क्लास जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, नहीं मेमोरी की तो कोई समस्या नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, करेंगे इसको भी सॉल्व। तो भाई देखो क्या बोल रहा है वो, कि ट्रू फेथ एंड एलिजेंस रखेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी शपथ लो भाई कि तुम भारत के संविधान को मानोगे और उसमें सच्ची श्रद्धा आस्था रखोगे, संविधान के जो नियम कानून कायदे हैं उन सबको मान के उसके हिसाब से ही देश को चलाने में मदद करोगे। फिर से अटक गया यार ये, मुझे नहीं पता ब्रो कि क्या ही हो रहा है ये, क्यों ही अटक रहा है ये। ओके ओके, ठीक है, ये करोगे। और दूसरा, टू अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी भारत की एकता और अखंडता का तुम क्या करोगे? रक्षा करोगे। यानी भाई तुमको भारत के संसद में हम बिठा रहे हैं, भारत की सरकार चलाने में तुम योगदान दोगे, तो तुम कोई ऐसे आदमी तो नहीं हो ना जो भारत को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ऐसे आदमी को तुम घुसने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो शपथ लो भाई, एक तो तुम संविधान को मानोगे और एक भारत की एकता अखंडता को, यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हुई कि भाई भारत के तुम सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन नागरिक होने चाहिए भारत के। क्या? नागरिक होना चाहिए आदमी। और दूसरा वो शपथ लेगा, ये 2 शपथ लेगा। और तीसरा क्या है कि भाई ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ लोकसभा। ही मस्ट possess ऑल अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वालिफिकेशन लिखी हुई संविधान में। पहली तो लिखी हुई है कि भाई सिटीजन होना तुम, ठीक है भैया, सिटीजन हो जाना। दूसरी क्या लिखी हुई है? तुम ओथ लेना। ओथ में क्या ओथ लोगे? एक तो संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसका पालन करोगे और ट्रू फेथ एंड एलिजेंस रखोगे उसमें, और दूसरा भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करोगे, यानी कि इसका सम्मान करोगे, भारत की एकता को बनाए रखोगे, भारत को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे।
और तीसरा क्या दिया हुआ है कि भाई राज्यसभा का अगर तुम चुनाव लड़ रहे हो ना मेरे भाई, राज्यसभा का है ना, तो तुम्हारी मिनिमम एज 30 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर तुम चुनाव लड़ रहे हो लोकसभा का, तो उसमें तुम्हारी मिनिमम एज 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। राज्यसभा के लिए 30 साल है और इसके लिए 25 साल है। ओके, समझ गए बात। राष्ट्रपति के लिए 35 साल है, समझ गए ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, समझ गए बात को। ये 3 चीज़ें तो दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 3 योग्यताएं जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो तो दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। बार बार मैं टकराया है और मैं बार बार मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ओके, ये 3 योग्यताएं तो दी हुई है। मैं इसको छोटा करके देखूंगा, इससे कुछ काम हो जाए तो। लेट मी सी, इससे हो जाता है तो। 3 योग्यताएं तो दी हुई है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने क्या बोला कि भाई इसके अलावा अगर कोई योग्यता है तो वो पार्लियामेंट बताएगी। इसके अलावा अगर कोई योग्यता बनाई जाती है, यानी कि भाई और भी कोई कंडीशन लगाई जाती है, तो उसके बारे में नियम कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। 3 तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दी। तो ये ध्यान रखना कि भारत का सिटीजन होना चाहिए, ओथ लेगा, और उम्र जो है वो राज्यसभा के मामले में 30 साल और लोकसभा के मामले में 25 साल होगी। ये 3 योग्यता कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने बताई हुई है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा कोई भी योग्यता है तो वो पार्लियामेंट ने नियम बना के बताई है। ठीक है, अच्छा जी, चलो। The Parliament has laid down the following additional qualification in the Representation of People Act। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि भाई 3 तो हमने बता दी, ठीक है, 4 तो हमने बता दी, है ना, और बाकी पार्लियामेंट बताएगी। तो फिर पार्लियामेंट ने बोला ओके हम बता देते हैं, क्या बात, क्या दिक्कत है, हम बता देंगे। तो पार्लियामेंट ने कैसे बताई, पार्लियामेंट ने बताने के लिए एक कानून बनाया, उसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत पार्लियामेंट ने कुछ योग्यताएं और दे दी। क्या दे दी कि भाई ही मस्ट बी registered as an elector for a parliamentary constituency. This is same in case of both Rajya Sabha and the Lok Sabha. The requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state was dispensed with in 2003. In 2006, the Supreme Court upheld the constitutional validity of this change. तो क्या बोल रहा भाई, ये ऐसे बोल रहा है कि भाई तुम इस भारत में, इस भारत देश में, अगर तुम हमारे प्यारे भारत देश में अगर चुनाव लड़ना चाहते हो, ये ऊंचा है यहाँ पे थोड़ा सा, अफगानिस्तान के पास टच होती है हमारी सीमा, चुनाव लड़ना चाहते हो किसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो तुम्हें भारत की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर होना जरूरी है। जैसे राजस्थान में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उत्तर प्रदेश में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तुम्हें इलेक्टर होना चाहिए। इलेक्टर का मतलब कि भाई वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुम भारत में वोट देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, है ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्टर, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में। अब ये जरूरी नहीं है कि देखो, अगर मान लो मेरा नाम राजस्थान में लिखा हुआ है, राजस्थान में झुंझुनू जिले से मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, अब झुंझुनू जिले से मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, तो मैं वोट कहाँ पे दे सकता हूँ कि झुंझुनू में जहाँ पे मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं वोट तो वहीं पे दे सकता हूँ ना। तो ये वाली कंडीशन मैंने पूरी कर दी कि भारत में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से मैं इलेक्टर होना चाहिए, तो भाई हूं मैं। लेकिन अगर मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है तो मेरे पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मेरे पे कोई भी ऐसी वो बाधा नहीं लगाई हुई कि मैं केवल राजस्थान से लड़ सकता हूं। नहीं, मैं चाहूं तो गुजरात में जाके भी चुनाव लड़ सकता हूं। ये सिस्टम है। तभी तो हमारे मोदी जी जो है भैया, मोदी जी जो है वो है तो गुजरात के, लेकिन चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं शायद, वो माँ गंगा के तट पे आया हूँ ऐसे वो डायलॉग मारते हैं। तो उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा, बताओ। तो भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कोई भी आदमी किसी भी स्टेट से लड़ सकता है, कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ होना क्या चाहिए, किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्टर होना चाहिए, यानी उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जिसको वोट देने का अधिकार है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिल जाएगा, बशर्ते कि उसकी उम्र 25 से ज़्यादा हो लोकसभा के मामले में, 30 से ज़्यादा हो राज्यसभा के मामले में, ठीक है, तो उसको वो अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई भाई एक सिस्टम। दूसरी चीज़, ये तो होगी लोकसभा की बात, अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा का मैंने क्या बताया था कि राज्यसभा में जो है डायरेक्ट लोग चुनाव में वोट नहीं देते, बल्कि जो विधानसभा होती है किसी भी राज्य की, जैसे राजस्थान विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, ठीक है, और मध्य प्रदेश की विधानसभा, इन विधानसभाओं में जो एमएलए बैठते हैं वो वोट देते हैं किसके लिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए। ठीक है, तो पहले क्या सिस्टम हुआ करता था कि जैसे राजस्थान की विधानसभा, अगर राजस्थान की विधानसभा राजस्थान से ही राज्यसभा के सदस्य चुन रही है, क्योंकि हर स्टेट को कितने राज्यसभा की सीटें मिलेगी वो पहले से फिक्स है, जैसे राजस्थान में 10 मिलती है। ठीक है, तो अब राजस्थान वाली पहले तो क्या करती थी कि ये जो 10 सीटें राजस्थान से भरी जानी है राज्यसभा की, इनमें जो लोग खड़े होंगे वो राजस्थान से ही होने चाहिए, वो आदमी राजस्थान से ही होने चाहिए। जिनको राजस्थान से राज्यसभा में चुन के भेजा जाएगा वो लोग राजस्थान से ही होने चाहिए, पहले सिस्टम था। लेकिन 2003 में ये सिस्टम हटा दिया।
हटा दिया मतलब कि भाई ये मान लो ये राजस्थान है और ये राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है, अभी बीजेपी के, मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब बीजेपी का कोई बड़ा नेता है जो कि है बिहार का, है ना, बीजेपी का कोई बड़ा नेता है जो है बिहार का। तो अब क्या हो सकता है कि ये बिहार का नेता राजस्थान में आ सकता है और यहाँ की राज्यसभा सीट से खड़ा हो सकता है, और फिर अगर उसको यहाँ पे वोट मिल गए तो वो राजस्थान से फिर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ऐसा हो भी चुका है, जो सोनिया गांधी है और मनमोहन सिंह भी शायद है, मनमोहन सिंह, इनको भी राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ये सिस्टम हुआ 2003 को, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया केस। क्या केस गया? लोग जाके बोले कि भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट साहब फिर से अटक गया भाइयों, एक तो ये मेरे को परेशान करके रखा हुआ, आज बताओ कितनी बार मैंने इसको सही किया है, ये तो मैं ध्यान दे रहा हूँ, नहीं दूँ तो भाई मैं बोलता रहूँ और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो। 2003 में क्या हुआ? 2003 में गया सुप्रीम कोर्ट में केस। सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने जाके बोला कि भाई राजस्थान के लोग गए, राजस्थान के गए या कहीं के भी गए, उन्होंने क्या बोला कि साहब ये राजस्थान में जो 10 सीटें हैं ये राजस्थान की सीटें हैं जिससे हम अपने सदस्यों को राज्यसभा में भेजते हैं। अब अगर उसमें बाहर का कोई आदमी आके खड़ा होगा तो, क्योंकि राज्यसभा का मतलब ही ये है कि राज्यसभा जो है वो राज्यों की सभा है। किसकी सभा है भैया? राज्यों की सभा है। यानी राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, किसी राज्य के हित का वहां पे जाके ध्यान रखती है कि इस राज्य के खिलाफ कोई काम ना हो जाए, इस राज्य के हितों का भी हमें वहां पे ध्यान रखना है। तो कोई बाहर का आदमी आएगा, जैसे कोई बिहार का आदमी आ रहा है, वो राजस्थान से लड़ रहा है, तो उसको राजस्थान का कुछ पता ही नहीं है भाई, उसको राजस्थान का कुछ पता ही नहीं है, उसको राजस्थान से ज्यादा कोई मतलब होगा भी नहीं, क्योंकि उसकी जन्मभूमि तो बिहार है ना भाई, उसका प्रेम तो बिहार के लिए होगा, राजस्थान के लिए थोड़ी होगा। तो क्या वो राजस्थान के हितों का प्रतिनिधित्व कर पाएगा राज्यसभा में? नहीं कर पाएगा। तो उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और चुनौती सही भी थी भाई, मेरे हिसाब से तो सही थी, क्योंकि भाई राजस्थान से अगर कोई को भेज रहे हो, राजस्थान को 10 सीट दी हुई है राज्यसभा में, तो वहां पे इसलिए दी है ना कि राजस्थान स्टेट के जो भी हित है, राजस्थान स्टेट के जो भी बढ़िया, मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो, उसके लिए अच्छे कानून बने, उसका भी ध्यान रखा जाए, उसके लिए तो हमने 10 आदमी भेजे ना भाई राज्यसभा में कि भाई तुम भी जाओ संसद में बैठो और जाके देखो क्या क्या प्रोविजन बनाए जा रहे हैं, उससे हमारी स्टेट को क्या फायदा हो सकता है, हमारे लिए आवाज उठाओ वहां पे। तो हमारे अगर स्टेट से जुड़े हुए लोग ही जाएंगे, राजस्थान से जुड़े हुए जाएंगे, जो राजस्थान की मिट्टी में जन्मे हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, तो उनको उस मिट्टी से प्यार होगा और वो उस मिट्टी के लिए काम दिल से करना चाहेंगे। लेकिन किसी बाहर वाले को लेके आ गया आप और यहाँ से उसको चुन के भेज दिया, वो थोड़ी उतना काम करेगा, नहीं करेगा। मेरे हिसाब से तो यही सही होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्यों ये बोला कि भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाला भी अगर आके किसी स्टेट से चुनाव लड़के राज्यसभा में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम अलाउ करते हैं। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देके बोला कि भाई ये 2003 में जो चेंज किया गया कि कोई भी आके चुनाव किसी भी स्टेट से लड़ सकता है राज्यसभा का, ये सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। मुझे गड़बड़ लगती है पर्सनली, ये मैं बता रहा हूँ, बाकी सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगी, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, ठीक है। तो आज की डेट में ये सिस्टम है कि कोई आदमी कहीं से भी तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है और किसी भी स्टेट से वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। उसको होना क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्टर होना चाहिए किसी भी भारत की एक कंस्टिट्यूएंसी में, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या रखी पार्लियामेंट ने? ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, है ना, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। फिर से अटक गया, इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। He must be a member of scheduled caste or scheduled tribe in any state or union territory if he wants to contest a seat reserved for them. However, a member of scheduled caste or scheduled tribe can also contest seat not reserved for them. तो ये तो बात हमने पहले ही पढ़ ली थी कि जो लोकसभा की सीटें होती है उन सीटों में क्या होता है? रिजर्वेशन होता है। तो अगर किसी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है तो उस पर केवल शेड्यूल कास्ट का आदमी ही खड़ा हो सकता है उस सीट पे, बाकी जनरल कास्ट के नहीं हो सकते। वोट सब देंगे उसको, जनरल कास्ट वाले भी वोट देंगे, शेड्यूल कास्ट वाले भी देंगे, ओबीसी वाले भी देंगे, लेकिन खड़ा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट का आदमी उससे हो सकता है। तो अगर शेड्यूल कास्ट की सीट है तो शेड्यूल कास्ट का आदमी होगा, वो उसकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, ये बात है। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात कि भाई 3 क्वालिफिकेशन तो संविधान ने बताई है और 2 क्वालिफिकेशन बताई है किसने? 2 क्वालिफिकेशन बताई है हमारी उसने पार्लियामेंट ने बताई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो इसका एक बार रिकेप कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है? क्वालिफिकेशन कुछ तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, और कुछ बताइए हमारी पार्लियामेंट ने। इनको बांट के देख लेते हैं हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी क्वालिफिकेशन बताई? पहली क्वालिफिकेशन तो बताई कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन बताई कि भाई साहब एज जो है वो उसकी राज्यसभा के मामले में तो इज इक्वल टू और मोर देन 30 ईयर होनी चाहिए, और लोकसभा के मामले में मोर देन इज इक्वल टू 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और एक और क्वालिफिकेशन बताई थी, वो क्या बताई थी? सिटीजन होना चाहिए और एज ये होनी चाहिए, और क्या बताई थी? ओथ लेनी पड़ेगी उसको, ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ कौन सी लेनी पड़ेगी? 2 ओथ लेगा वो। पहली ओथ तो क्या लेगा कि भाई ट्रू फेथ एंड एलिजेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन लेगा,
और दूसरी ओथ क्या लेगा कि टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये वाली ओथ लेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वालिफिकेशन तो ये हो गई। बाकी बोला कि भाई पार्लियामेंट वालों तुम अपने हिसाब से और बना लेना, कुछ बनाओ तो पार्लियामेंट ने भी 2 बना दी। पहली तो क्या बनाई कि भाई वो किसी एक क्या मतलब कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्टर होना चाहिए, टूएनसी से इलेक्टर होना चाहिए आदमी। ठीक है, और कहीं से भी खड़ा हो सकता है कोई भी आदमी, मतलब किसी भी स्टेट से खड़ा हो सकता है, राज्यसभा में भी किसी भी स्टेट से चुनाव लड़ सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी क्या बनाई कि एससी या एसटी के लिए सीट है तो उसको एससी या एसटी कम्युनिटी से होना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए उस सीट पे। ये 2 बना दी किसने, ये 2 बना दी अपनी पार्लियामेंट ने। तो ये हो गई सारी की सारी क्वालिफिकेशन। अब कहीं पे क्वालिफिकेशन दी हुई है तो भाई वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो योग्यता है कि तुम में ये योग्यताएं तो होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है तो। लेकिन अगर तुम में कुछ ऐसी चीज हुई, ऐसी कुछ गड़बड़ तुमने कर दी बेटा जो हम डिस्क्वालिफिकेशन में लिख रहे हैं, तो उसके बाद तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, तुम अयोग्य घोषित हो जाओगे। क्या हो जाओगे, अयोग्य घोषित हो जाओगे चुनाव लड़ने से। तो उन डिस्क्वालिफिकेशन को भी हम देख लेते हैं मित्रों। चलो, तो देखो ये डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन अब हम पढ़ने वाले हैं ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्वयं हमारे संविधान ने हमको प्रदान किया मित्रों। ये कहीं पार्लियामेंट ने नहीं दी है, ये संविधान ने दी है। तो आपको ये सेग्रीगेशन मैं इसीलिए करके दे रहा हूँ। ये जो सेग्रीगेशन मैंने किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन दी है और पार्लियामेंट ने कौन सी दी है, वो इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भैया किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्टर होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन संविधान के हिसाब से दी हुई है, संविधान में लिखी हुई। अगर ये आ जाता है क्वेश्चन में तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखी हुई, ये तो पार्लियामेंट ने दी है। संविधान ने तो सिर्फ 3 दी थी, उसके अलावा संविधान ने तो ये बोला कि पार्लियामेंट आप अब खुद देख लो, बाकी भी और क्वालिफिकेशन अगर आपको बनानी है तो बना दो। ठीक है, तो फिर ये 2 क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने बनाई, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे डिस्क्वालिफिकेशन भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई वो कौन कौन सी है देखो। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला कि अगर नीचे जो बातें हम बता रहे हैं वो किसी आदमी में हुई तो उस आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए जाने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, फिर वो भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। कौन कौन सी दी गई है तो देखो कुछ 5 दी गई है। क्या क्या दी गई है, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो भाई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली डिस्क्वालिफिकेशन तो हर पोस्ट में है, ये तो आंख बंद करके चिपका सकते हो कहीं पे भी। ये राष्ट्रपति में भी है, उपराष्ट्रपति में भी है, ये मिनिस्टर्स में भी है, ये एमएलए एमपी में भी है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी पोस्ट जो कि सरकार ने तुमको दी है, ठीक है, सरकार से जुड़ी हुई है और जिससे तुम्हें मॉनेटरी बेनिफिट या तो होता है या उससे मॉनेटरी बेनिफिट होने की संभावना रहती है। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब कि पैसे वैसे या तो तुमको कुछ मिलते हैं या तुम उससे कुछ पैसे कमा सकते हो उस पोस्ट से, और जो सरकार ने तुमको दी हुई है तो फिर तुम भाई एमपी नहीं बन सकते। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है, देखो कारण ये है कि जो एमपी होते हैं ना भैया, जो एमपी होते हैं, ठीक है, जो एमपी होते हैं उनका काम होता है कि भाई सरकार जो काम करे, गवर्नमेंट जो काम करे तो पार्लियामेंट में बैठ के गवर्नमेंट के कामों की जांच करे, ध्यान रखे भाई सही से तो काम कर रही है ना सरकार, जनता के हित में तो काम कर रही है ना सरकार, सरकार कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना। ये सारा काम कौन करेगा, जो एमपी होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में क्या आती है, पार्लियामेंट। यानी पूरी की पूरी मंत्री परिषद अगर किसी के लिए जिम्मेदार होती है तो किसके लिए होती है, पार्लियामेंट के लिए। और पार्लियामेंट में बैठते कौन है, एमपी, यानी वो इन एमपीओ के लिए जिम्मेदार होती है। अब अगर तुम एमपी हो और तुमको कोई पोस्ट ऐसी मिली है जो कि खुद एग्जीक्यूटिव यानी सरकार ने तुमको दी है जिससे तुम्हें पैसा मिल सकता है, तो एक बात बताओ, इस पोस्ट से तुम्हें पैसा मिलता है तो तुम्हें इस पोस्ट से तुम्हारा दिल लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा है? दिल लगा लिया मैंने तुमसे पैसा लेके, तो तुम्हारा दिल भाई इस पोस्ट में लगा रहेगा, इससे मुझे पैसा मिलता है। और तुम्हें फिर दिल में धक धक भी होगी कि अगर ये पोस्ट मेरे से चली गई, अगर ये पोस्ट मेरे से छीन ली गई तो मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा फायदा चला जाएगा, ठीक है। तो जो चीज तुम्हें खुद सरकार ने दी है जिससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है, तो क्या तुम फिर उस सरकार के खिलाफ ही कुछ करने की कोशिश कर सकते हो? यानी तुम इस सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश कर सकते हो? तुम्हें पता है अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ भी बोला पार्लियामेंट में कि भाई तुम ये ठीक से नहीं कर रहे तो ये तुम्हारी पोस्ट छीन लेगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। तो तुम नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि मान के ये चला जाता है कि हर आदमी पैसे में इंटरेस्टेड होता है और किसी को लगेगा कि पैसे में मेरा नुकसान हो सकता है तो वो वैसा काम करेगा नहीं। तो अगर तुम्हारे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो तुम सरकार के खिलाफ सही से काम नहीं करोगे। तुम सरकार गलत करेगी तो वहां पे सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तुम्हारे को डर लगा रहेगा कि तुम्हारी पोस्ट छिन जाएगी। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई पोस्ट है तो हम तुमको डिस्क्वालीफाई करते हैं, बेटा तुमको एमपी बनने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लायक ही नहीं हो एमपी बनने के।
या तो तुम इनकी चमचागिरी कर लो इनकी पोस्ट लेके, या फिर तुम एमपी बन के इनके ऊपर कंट्रोल कर लो, दोनों में से एक ही काम कर सकते हो। तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पहले डिस्क्वालिफिकेशन में घोषित किया गया कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बोला गया, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल आदमी। अब भाई जो आदमी पागल है ना, वो खुद को ही नहीं चला सकता, देश क्या चलाएगा। तो इसलिए पागल आदमी को भी अयोग्य घोषित किया गया है, और कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन की हो। भाई साहब पहले बात नहीं है कि लोग बोलते भाई तू तो पागल है, तू तो पागल है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, लोग बोलते हैं, लेकिन दिल को पागल घोषित कोर्ट ने थोड़ी किया, नहीं किया ना, तो इसलिए दिल को पागल नहीं माना जाएगा। तो किसी को पागल बोलने से पागल नहीं हो जाएगा वो, कोर्ट को ये घोषित करना पड़ेगा कि भाई साहब ये आदमी का तो दिमागी संतुलन हिल चुका है और ये कोई काम नहीं कर सकता, तो इसको एमपी की पोस्ट से हटा दो, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना भाई, डिस्क्वालिफिकेशन, कोई बन गया एमपी, कोई एमपी ऑलरेडी बन गया, चुनाव जीत गया, चुनाव जीत के आराम से पार्लियामेंट में बैठा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, उसके बाद भी अगर उसके पास इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आती है तो उसको हटा दिया जाएगा, ये समझना बात को, हटा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तीसरे नंबर का, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट अगर कोई होगा तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है भाई मेरे, देखो मेरे पास में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का मेरे पे लोन चल रहा था, 1 करोड़ हो गया क्या, 1 करोड़ हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए मेरे पास लोन चल रहा था, और मेरी कमाई जो है नॉर्मली मैं जो भी काम धंधा करता हूँ उससे मेरी कमाई 10 करोड़ रुपए होती है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए होती है। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, लोन चुका देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे पास 1 करोड़ का लोन है, मेरी कमाई कुछ नहीं है, 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा, और मैं हूं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब लोग मेरे पास पैसे मांगने आ रहे हैं, भाई पैसा दे, हमारा पैसा दे, रे चुका पैसा चुका। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो अब क्या होगा, ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट मुझे डिक्लेयर कर देगा भाई ये आदमी तो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो गया। हम नहीं बोलते क्या कि भाई इसका तो दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया मतलब कि इसके इतनी उधार हो गई और पैसा इसके पास है नहीं चुकाने को, तो ये अब कुछ नहीं चुका सकता, ये दिवाले में आ गया, दिवाले का सांड बन गया ये। तो अब अगर मेरे पे इतना लोन चढ़ा हुआ है और मैं एमपी हूं, तो अब मैं क्या तिकड़म लगाऊंगा, मैं सोचूंगा कि यार ये एमपी की पोस्ट को मैं कैसे जैसे काम में लेता हूँ, कुछ घोटाला वोटाला करता हूँ, है ना, कुछ काला धंधा करता हूँ, और अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का उपयोग करता हूँ, उससे ये गंदे गंदे काम करके पैसा कमाता हूँ और अपने लोन चुका देता हूँ और खुद का और पैसा बना लेता हूँ, खूब सारी बिल्डिंग और खड़ी कर लेता हूँ, है ना, ऐसा करने की कोशिश करूंगा ना मैं। तो भाई ये जो लोन है, जो चुकाने की मेरी औकात नहीं है, ये लोन होने की वजह से मैंने अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही पार्लियामेंट वालों ने भी सोचा कि अगर कोई के पास में इतना लोन होगा और उसको चुका नहीं पाएगा, तो पक्की बात है वो अपनी एमपी की पोस्ट का दुरुपयोग करेगा फिर, और दुरुपयोग करके गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेगा और अपने लोन वोन चुकाने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, अनडिस्चार्ज, है ना, तो फिर वो भैया एमपी की पोस्ट पे है तो उसको हटा देंगे, और अगर नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब ये अनडिस्चार्ज क्या होता है, देखो अनडिस्चार्ज ऐसे होता है, जैसे मेरे पास ये घर था, ठीक है, ये मेरे पास एक घर था और ये मेरे पास एक दुकान थी, ठीक है। अब मेरा 1 करोड़ का लोन था जो बाकी चल रहा था, चुका मैं पाया नहीं, मेरे पास इनकम नहीं थी, बैंक था, बैंक चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने मेरे को घोषित कर दिया इंसॉल्वेंट कि भाई ये तो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं। अब उस इंसॉल्वेंट का लोन चुकाने के लिए क्या किया जाएगा, उसकी ये जो दुकान है, मकान है, इनको बेचा जाएगा, इनकी कुर्की की जाएगी, कुर्की की जाएगी, मतलब कुर्की करने से 70 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अब 70 लाख रुपए चले गए, कोर्ट ने बोला बैंक तू रख 70 लाख रुपए, और अब 70 लाख कोई मान ले कि यही हो गया पूरा पेमेंट, अब और तो इसके पास कोई बचा ही नहीं है, ये आदमी तो एकदम साफ हो चुका है, तो अब 30 लाख का तुम्हारा घाटा मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी आदमी था, जैसे इसका नाम था कुछ भी नाम था, राजू, तो राजू जो था वो 1 करोड़ का लोन था, राजू के मकान वकान सब बिक गए, जितने पैसे आए वो सारे के सारे बैंक ने ले लिए। अब राजू का जो इंसॉल्वेंसी है वो डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई कि भाई अब कुछ बचा ही नहीं इसके पास, अब इसको थोड़ी गला थोड़ी पकड़ लोगे यार, इसका फांसी पे थोड़ी लटका दोगे इसको, नहीं है पैसा ही नहीं अगले के पास में, खत्म हो गया सब कुछ। तो अब ये डिस्चार्ज हो गया, यानी कि भाई अब तेरे पास जितना था वो तो हमने ले लिया, अब छोड़ तेरा बाकी का सब छोड़ा, अब तेरे को डिस्चार्ज किया जाता है और अब तू अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर यहाँ से, है ना, सब कुछ बिक गया तेरा, अब तू तेरा नया काम चालू कर, मजदूरी कर, जो भी कर। तो वो डिस्चार्ज हो गया, यानी कि उसका लोन, उसके पास जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी गाड़ियां बंगले जो भी थे, सब कुछ बिक बुका के जितना चुक सकता था चुक गया। अब भाई उसके पास बेचारे की परिस्थिति ऐसी हो गई तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं चुका पाया, अब नहीं है उसके पास, खुद ही कंगाल हो गया, रोड पे आ गया, क्या दिक्कत है, तो वो डिस्चार्ज हो गया, यानी अब उस पर कोई भी लायबिलिटी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी, है ना। अब बोलेंगे भाई तेरी लायबिलिटी अब सारी पूरी हो गई, जितना लॉस होना था वो हो गया, जितना चुकना था वो चुक गया, अब तू नई जिंदगी स्टार्ट कर सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वापस से लोन लेना हो तो लोन ले सकता है, तो इसको तो बोलते हैं डिस्चार्ज। लेकिन भाई यहाँ पे मान लो ये 1 करोड़ का लोन चुकाना था, नहीं चुका पाया, बैंक उसमें चला गया, कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी मकान वकान बिके नहीं है, अभी तक पूरा निपटारा नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट,
यानी जिसको इंसॉल्वेंट घोषित तो कर दिया लेकिन पूरा पैसा वसूल करने की पूरी प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई है, तो तब तक वो अनडिस्चार्ज है। तो ये अनडिस्चार्ज जो है यही अयोग्य होता है, यही अयोग्य होता है, यही डिस्क्वालीफाइड होता है। लेकिन जिसका डिस्चार्ज हो गया, जिसका सब कुछ बिक बुका के चूक गया जितना चूकना था, और फिर कोर्ट ने उसको घोषित कर दिया कि भाई अब तो डिस्चार्ज हो गया, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ऐसी बात है। चलो चौथे नंबर का, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state if he is so disqualified under any law made by parliament। तो देखो, अगली जो डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो क्या दी है कि भाई अगर तो तुम भारत के सिटीजन नहीं हो, क्योंकि हमने अभी देखा था कि क्वालिफिकेशन में पहली क्वालिफिकेशन यही थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तुम्हें भारत का सिटीजन होना चाहिए। मान लो कोई था, कोई सिटीजन था और सिटीजन बनने के बाद में उसने चुनाव लड़ लिया। ठीक है, चुनाव लड़ लिया, चुनाव में जीत गया। अब जीतने के बाद में भाई साहब उसके जज गई कि मैं तो कनाडा जाऊंगा, जैसे अक्षय कुमार की जज गई थी, है ना, अक्षय कुमार कनाडा जाने जज गई थी। तो उसने क्या बोला कि भाई भारत की सिटीजनशिप तो मैं छोड़ देता हूँ, भारत की सिटीजनशिप मैं छोड़ रहा हूँ और मैं कनाडा की सिटीजनशिप मैंने ले ली। किसकी ले ली? कनाडा की। तो जैसे ही उसने भारत की सिटीजनशिप छोड़ी वैसे ही उसकी ये एमपी की कुर्सी भी गई, क्योंकि जब तुम सिटीजन नहीं हो तो भाई तुम फिर कहाँ के एमपी हो, एसटीसी कराओ, तुम्हारी भाड़ में जाओ, तुम्हारे को एमपी की पोस्ट पे नहीं रहना दिया जाएगा। या तो ऐसा कर दिया उसने कि भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी तो गई उसकी पोस्ट, या फिर किसी और देश की तरफ वो अपना झुकाव दिखा रहा है, यानी तुम हो भारत के और प्रेम दिखा रहे हो पाकिस्तान के लिए, और ये प्रेम तुम्हारा अगर साबित हो गया तो तुम्हारी एमपी की कुर्सी फिर गई, है ना, एसटीसी कराओ अपनी, फिर तुमको कोई एमपी की कुर्सी नहीं मिलेगी। तो ये 4 डिस्क्वालिफिकेशन तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई, किसने? संविधान ने दी हुई है ना। और उसके बाद में संविधान ने 5वीं बात में वही बात बोली कि पार्लियामेंट चाहे तो और भी कोई कानून बना के और भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन दे सकती है। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने सेम वही कानून फिर से लेके आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसी में लिख दिया कि भाई हम भी थोड़ी बहुत डिस्क्वालिफिकेशन और दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो देखो, पार्लियामेंट ने बहुत सारी लिस्ट बना दी भाई, 8 डिस्क्वालिफिकेशन दिए पार्लियामेंट ने, एक एक पढ़ेंगे अपन। चलो, पहली, he must not have found guilty of certain election offenses or corrupt practices in the election। तो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बोला कि भाई कुछ हम ऐसी प्रैक्टिस दे रहे हैं और ऐसे करप्ट प्रैक्टिस और ऑफेंस दे रहे हैं, यानी जो अगर आदमी करेगा, जो अपराध आदमी करेगा और उसका अगर उसको गिल्टी फाउंड कर लिया गया, यानी कि ये कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये इसने अपराध किए थे, तो फिर हम उसको अयोग्य घोषित कर देंगे। ये कौन कौन से अपराध थे आगे डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी ऐसे मान के चलो कुछ अपराधों की लिस्ट बनाई गई है कि उनमें से अगर कोई अपराध करते पाया गया आदमी तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर का, he must not have been convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years, but the detention of a person under a preventive detention law is not a disqualification। तो क्या बोला कि भाई कोई भी आदमी अगर किसी भी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, भाई पेन नहीं चल रहा, क्या होगा इसका, किसी भी ऐसे अपराध का कोई भी आदमी दोषी पाया जाता है जिसमें उसको 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होती है, तो उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, उसको एमपी की पोस्ट से हटा दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन कम से कम सजा कितनी होनी चाहिए? 2 या उससे ज्यादा साल की। तो बहुत सारे अखबारों में आते रहते हैं, बहुत सारे एमपी और एमएलए ऐसे हैं जिनको 2 से ज़्यादा सजा हो जाती है साल की, और वो उनकी पोस्ट उनको छोड़नी पड़ती है। कोई पे किसका अपहरण का केस है, कोई पे फिरौतिया केस पे, गुंडागर्दी का केस है, रेप का केस है, ये सारे हमारे तो सारे मुजरिम ही भरे पड़े हैं, तो बहुत सारे निकलते रहते हैं ऐसे, है ना। 2 साल की सजा हो जाती है, कोर्ट सजा सुनाई ना और उधर से उसकी कुर्सी खाली हुई ना। तो ये क्यों होती है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन। तीसरे नंबर पर अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है, देखो दूसरे नंबर पे जो 2 साल की सजा की बात हमने की थी, कहाँ पे गया ये रहा, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना है। मतलब क्या होता है इसका कि भाई एक तो तुमने कुछ काम किया, जैसे किसी ने अपहरण किया, अपहरण का किसी पे केस है, ठीक है, केस था, केस कोर्ट में चल रहा था। अब भारत की सबसे बढ़िया बात ये तो है ना कि किसी पे कोर्ट में केस चल रहा है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो भाई चुनाव लड़ लिया उसने, एमपी बन गया वो। अब केस तो चलता रहा था। अब केस का फैसला कब आया? जब एमपी बन के वो अपनी पोस्ट पे बैठ चुका था और फैसला आया कि भाई इसको 3 साल की सजा सुना रहे हैं, ठीक है। 3 साल की सजा जैसे ही सुनाई तो इसकी पोस्ट खाली हो गई, दोबारा चुनाव कराओ भाई, ये तो गया, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की जिसको सजा हुई उसकी पोस्ट तो ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी। ये तो हो गई पहली बात। लेकिन दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है कि मान लो कोई एमपी बन गया, ठीक है, गुंडा टाइप आदमी था, पहले से तो कोई केस नहीं चल रहा था, लेकिन फिर पुलिस वालों के पास कोई सूचना है कि ये कुछ ना कुछ अपराध करने वाला है ना। अब भारत में एक बहुत बढ़िया कानून है, वो ये है कि बिना अपराध किए भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कि ऐसा लगे अगर सिक्योरिटी एजेंसीज को कि आप कोई अपराध कर सकते हो बड़ा, तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? डिटेन, यानी पकड़ के ले जाएंगे और बिठा देंगे एक जगह, बैठे रहो भाई यहाँ पर, हमको लगता है तुम अपराध करोगे तो हम तुमको पकड़ के रख रखे ताकि तुम अपराध ना करो। तो ये जो डिटेन करना है, ये बिना अपराध के डिटेन करना जो है, इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता।
डिस्क्वालिफिकेशन तभी मानी जाएगी जब तुम ऑलरेडी अपराध कर चुके हो, जैसे अपहरण ऑलरेडी कर चुके हो, उसका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने सजा सुना दी, तभी तुम डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तुमने अपराध किया नहीं, लेकिन एजेंसीज को लगता है तुम अपराध कर सकते हो, इसलिए तुम्हें डिटेन किया हुआ है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि तुमने अपराध अभी किया नहीं है, उनको लगता है कि तुम कर सकते हो। चलो तीसरे नंबर की डिस्क्वालिफिकेशन, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। तो भारत में क्या सिस्टम क्या हुआ, भारत में इलेक्शन एक्सपेंसेस की लिमिट बनाई हुई है ना, कि लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लिमिट बनाई हुई है, ठीक है, स्पेशल स्टेट्स के लिए अलग लिमिट बनाई हुई है, बड़े स्टेट्स के लिए अलग लिमिट बनाई हुई है। तो किसी को भी अगर इलेक्शन में खर्चा करना है ना, तो भाई ये सिस्टम बनाया हुआ है कि उस लिमिट से ऊपर तुम खर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर लोगों पे लिमिट ना लगाई जाएगी तो भाई बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ तो अडानी अंबानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो 100 200 300 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे एक एक सीट पे, है ना, और अपने अपने लोगों को जिता देंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो जीतेगा। फिर बेचारे जो गरीब लोग हैं, यानी गरीब भी कौन से, हम जैसे गरीबों की बात नहीं हो रही, इलेक्शन में गरीब भी अलग टाइप के गरीब होते हैं, जिनके पास बेचारों के पास 5-10 करोड़ रुपए गरीब लोग है ना, खर्च करने के लिए जैसे 5-10 करोड़ रुपए है, तो वो गरीब लोगों के पास में क्या होगा, जिनके पास 1 करोड़ रुपए है, वो गरीब लोग फिर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए कुछ लिमिट लगा दी गई है इलेक्शन एक्सपेंसेस पे, 75 लाख रुपए के लगभग है, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है, एग्जैक्ट मैं बता दूंगा। तो ये लिमिट से ऊपर तुम खर्चा नहीं कर सकते, नियम तो ऐसा है, हालांकि सब इससे ऊपर ही खर्चा करते हैं, दिखाते नहीं है वो। तो ये नियम बनाया हुआ है कि भाई तुम जो खर्चा करो ना, उसका रेगुलर इंटरवल पे तुम इलेक्शन कमीशन जो है, जो चुनाव कराता है, चुनाव आयोग जो ध्यान रखता है सारी चीजों पे, चुनाव ठीक से हो रहे नहीं हो रहे, उसके पास तुम्हें रेगुलर तुम्हें रजिस्टर बना के भेजते रहना पड़ेगा, भाई मेरा इतना खर्चा हो गया है, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, टाइम टू टाइम उनको बताते रहना पड़ेगा। अगर तुम टाइम टू टाइम ना बता पाए तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भाई सीधी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है, और ज्यादा कोई बात नहीं है। चलो चौथी, ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विसेज। कि भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुमको बताया ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो एक दे ही दिया हमने, लेकिन दूसरी चीज ये भी तो हो गई ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी देती है बहुत सारे, सर्विसेज भी देती है, गवर्नमेंट को लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे रोड बनवाने गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट खुद तो, मोदी जी खुद तो आगे रोड बनाएंगे नहीं, किसी किसी कंपनी को दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट, भाई तुम रोड बनाओ हमारे लिए। तो तुम अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हो, गवर्नमेंट से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, वर्क मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम तो उनसे दब के रहोगे ना भाई, क्योंकि तुम्हारे पैसे का इंतजाम तो गवर्नमेंट से होता है, फिर तुम गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी बोल पाओगे। तो भाई तुम इनमें भी नहीं होने चाहिए, अगर तुमने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, तुम उसमें बिजी हो तो तुम उसमें बिजी रहो, फिर एमएलए बनने की कोई जरूरत तुम्हारे को है नहीं। 5 नंबर का, ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉर्पोरेशन इन विच गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर मैनेजिंग एजेंट, ठीक है, 25% शेयर। देखो कंपनियां होती है, कंपनी जो होती है ना, जो लिमिटेड कंपनी होती है, ये कंपनियां क्या होती है, ये शेयर बेस, शेयर होल्डिंग के मॉडल पे चलती है, शेयर होल्डिंग के मॉडल पे चलती है, मतलब कि जिसके पास कंपनी के ज्यादा शेयर होंगे वही उसमें अपनी ज्यादा चलाएगा, उसकी ज्यादा पावर होगी। तो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, देखो दो चीज होती है, कोई भी कंपनी होती है ना, तो कंपनी के एक तो होते हैं शेयर होल्डर और एक होते हैं डायरेक्टर। अल्टीमेट मालिक तो शेयर होल्डर होता है, लेकिन डायरेक्टर और ये मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये सब क्या करते हैं, ये कंपनी को चलाते हैं, डे टू डे बेसिस पे जो भी काम करने हैं कंपनी को, वो कौन देखते हैं, ये डायरेक्टर देखते हैं। तो अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट का 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, क्योंकि टोटल तो 100% होगी ना, उसमें से 25% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने ले रखी है, और उस कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बड़ी पोस्ट पे है, तो वो आदमी फिर एमपी नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी एक तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही हो गया ना। ये डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये इंप्लॉय होते हैं कंपनी के, और अगर उस कंपनी में 25% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, तो एक तरीके से गवर्नमेंट का भी उस कंपनी में बहुत ज्यादा हिस्सा है ना। तो गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, तो वो उसको इस पोस्ट से हटा भी सकती है ना बाद में, कि मान लो इसको एमपी बना दिया, और फिर ये गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहा है कि भाई तुम्हारी ये पॉलिसी सही नहीं है, ये तुम्हारी ये पॉलिसी सही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट उसको बोलती है, बेटा देख तू ये पोस्ट ले रखा है, हमारे पास इस कंपनी के बढ़िया शेयर है, तेरे को इस पोस्ट से हटवा देंगे हम 2 मिनट में, चुपचाप रहे, हमारे खिलाफ मत बोल। तो फिर डर जाएगा कि भाई इतनी बढ़िया पोस्ट मेरी जाती रहेगी, तो फिर ये कुछ नहीं बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो सारा का सारा उद्देश्य, जो पर्पज है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वही खराब हो जाएगा ना, कि भाई तुमको बिठाया इसलिए ताकि तुम गवर्नमेंट पे ध्यान रखो, चेक रखो, तो तुम चेक रख नहीं पाओगे, फिर तो दब जाओगे उससे। तो इसलिए हमने नियम बना दिया कि 25% या उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर होल्ड करती है, उसके तुम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर किसी भी मेन की मैनेजरियल पोस्ट पे हो, तो तुम एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकते, तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। 7 नंबर का, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। क्या बोला भाई, दोनों देखो एक साथ। कोई आदमी था, वो सरकारी कर्मचारी था, ठीक है, सरकारी कर्मचारी था, बहुत करप्ट आदमी था, बहुत करप्शन किया, बहुत इसने भाई साहब भ्रष्टाचार किया, और उसको उस भ्रष्टाचार में दोषी साबित करते हुए उसको वहां से हटा दिया गया।
उसने बोला भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हटा दिया, क्या दिक्कत है, पैसा तो बहुत कमाया, पैसा लगा के चुनाव लड़ लूंगा, सारी सीट जीत जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा और करप्शन करूंगा, क्योंकि भाई एक बार करप्शन जो कर लिया, करप्शन जिसके खून में है वो तो वापस से करेगा। भाई ये तो मतलब गड़बड़ बात हो गई। सरकारी कर्मचारी था, करप्शन किया, पैसा कमाया, उसको हटाया, उसने चुनाव लड़के एमपी बन गया, अब तो अधिकारी और बन गया बहुत बड़ा, और करप्शन करेगा। तो भाई नियम बना दिया कि तुमको अगर सरकारी तुम कर्मचारी थे और तुमने करप्शन केस में तुमको हटाया गया, या तुमने गवर्नमेंट से धोखा किया, भारत से धोखा किया, भारत सरकार से धोखा किया, उनके हित के खिलाफ कोई काम किया और तुमको हटाया गया, तो फिर तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तुम एमपी नहीं बन पाओगे, तुम्हारे को दोबारा ना हम कुछ भी नहीं करने देंगे, है ना, दोबारा करप्शन करने का तुमको कोई मौका देंगे नहीं। सातवां क्या है कि भाई उसको जो है कन्विक्ट नहीं किया गया हो। देखो एक तो होता है कि चार्ज्ड, एक तो होता है चार्ज्ड और एक होता है कन्विक्टेड। चार्ज का मतलब तो होता है कि किसी पे किसी ने आरोप लगाया पुलिस स्टेशन में जाके कि भाई इसने ये काम किया है, कि इसने भ्रष्टाचार किया है, ठीक है, इसने लोगों के बीच में क्या फैलाया है, इसने मान लो घूस लिए, किसी ने घूस लिए, ये ले जाके वहां पे आरोप लगाया गया, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसको कोर्ट में फेस किया जाएगा, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी कई कई साल तक, फिर कोर्ट सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये फैसला दे देता है कि हाँ भाई इसने घूस ली है, इसने ब्राइब ली है, तो फिर उसको बोलेंगे कन्विक्टेड। यानी जब कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुना दे कि हाँ भाई साबित हो गया इसने ब्राइब ली है, तो फिर वो आदमी कन्विक्ट हो गया। लेकिन जब तक फैसला नहीं सुना है तब तक उस पर चार्ज लगा हुआ है कि भाई हमको ये लगता है कि तूने घूस ली है, अपराध तूने ये किया है, तो उसकी अब तुम्हारी सुनवाई होगी। तो कन्विक्टेड का मतलब फाइनल फैसला जब कोर्ट का आ गया। और अगर किसी आदमी के खिलाफ फाइनल फैसला कोर्ट का आ गया कि उसने लोगों के बीच में दुश्मनी फैलाने की कोशिश की है, चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे हो, या फिर उसने घूस ली है, भ्रष्टाचार में घूसखोरी के आरोप में वो उसको सजा सुनाई गई है, उसको दोष सिद्ध करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो फिर वो आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किस में लिखा हुआ है ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। किसने बनाया ये? पार्लियामेंट ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने सिर्फ 3-4 ही डिस्क्वालिफिकेशन दी है, उसके बाद ये बोल दिया कि बाकी अगर और भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन देनी है तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से खुल के दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 नंबर का देखते हैं। He must not have been punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry and sati। तो बोल रहे कि भाई हम बना रहे हैं तुमको एमपी, तुम चलाओगे देश, लेकिन तुम खुद ही एक घटिया आदमी हो। यानी कि तुम क्या कर रहे हो? तुम छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हो, तुम सती प्रथा को बढ़ावा दे रहे हो, तुम दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हो, तुम खुद इतने घटिया आदमी हो, तो तुमको एमपी बनाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो अगर भैया तुम पनिश किए गए हो, तुम पे ये दोष सिद्धि हो गई कि तुम ऐसे काम कर रहे थे, तुमको दंड भी दिया गया है, तो फिर तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो ये 8 डिस्क्वालिफिकेशन किसने दी? ये पार्लियामेंट ने दी। और कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ 4 डिस्क्वालिफिकेशन दी, जिसमें पहली तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जब भी नाम सुनो तो ये डिस्क्वालिफिकेशन किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कि संविधान ने दी है। दूसरा, बावड़ा आदमी हो, अनसाउंड माइंड का, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो गया हो, तो वो भी संविधान में लिखा हुआ है। या फिर भारत का सिटीजन नहीं रहा हो, या भारत की सिटीजनशिप उसने छोड़ दिया, तो ये भी संविधान में लिखा हुआ है। बाकी सारी डिस्क्वालिफिकेशन किस में लिखी हुई है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखी हुई है। वो किसने दिया? पार्लियामेंट ने दिया। ठीक है। On the question whether a member is subject to any of the above disqualification, the president's decision is final. However, he should obtain the opinion of the election commission and act accordingly. देखो भाई, इसमें एक चीज ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं तुमको मैं। एक तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है, एक तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है जो अभी हमने पढ़ी, जिसमें कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है और कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में पार्लियामेंट ने बताई है। ठीक है। और एक डिस्क्वालिफिकेशन होती है शेड्यूल 10 के अंतर्गत, शेड्यूल 10 के अंतर्गत, जो कि होती है किसकी? दल बदली की। ठीक है, दल बदली की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि तुम एक कांग्रेस से जीत के आए और फिर तुम छोड़ के भाजपा में भाग गए, इसके लिए अलग से शेड्यूल 10 बनाया हुआ है। ठीक है। अब ये वाली जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दी हुई, जो भी हम पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ के आए हैं, इसमें तो डिसीजन कौन लेगा? इसमें डिसीजन लेगा भारत का प्रेसिडेंट। कौन लेगा भैया? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पे लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह लेगा वो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी सलाह प्रेसिडेंट को देगा कि भाई इस आदमी को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, इसकी डिस्क्वालिफिकेशन प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, वो सलाह प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी होगी। प्रेसिडेंट को उसी सलाह के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं कर सकता। लेकिन ये जो शेड्यूल 10 है, ये शेड्यूल 10 है, ठीक है, शेड्यूल 10 है, दल बदली वाला जो है, इसमें जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? वो चेयरपर्सन लेगा या स्पीकर लेगा, किसका? राज्यसभा या लोकसभा का। ठीक है। और किसकी सलाह पे लेगा? किसी की भी सलाह नहीं लेनी, इसको खुद ही लेगा ये। ठीक है। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं होगा। समझ रहे बात? ये बात ध्यान रखना। तो अभी अभी जो हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ के आए हैं, जो कि भारत का नागरिक नहीं हो कोई आदमी, ठीक है,
कोई आदमी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, कोई आदमी पागल हो, ठीक है, तो उनमें, या फिर अभी जो हम पढ़ के आए हैं 8 डिस्क्वालिफिकेशन जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पार्लियामेंट ने खुद ने बताई है, उनमें तो प्रेसिडेंट लेगा डिसीजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पे लेगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी होगी। लेकिन शेड्यूल 10 जो है उसमें दल बदली वाला जो शेड्यूल है, यानी एक दल से छोड़ के तुम दूसरे में भाग जाते हो फायदा देख के, तो उसमें तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो वहां पे चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा ये जो है ये डिसीजन लेंगे, और इनको इलेक्शन कमीशन की सलाह लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जब हम शेड्यूल 10 पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने बता दिया, इसमें कंफ्यूज होते हैं बाद में लोग, ठीक है। ये आ गया भैया डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो मैंने शेड्यूल 10 बताया ना तुमको, कहीं ना कहीं नाम भी आएगा 10 शेड्यूल, देखो ये लिखा हुआ 10 शेड्यूल। तो जो डिफेक्शन होता है ये दल बदली को बोलते हैं, दल बदली, इसके आधार पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। यानी सिस्टम क्या चलता है भारत में कि भाई तुम अगर बीजेपी की सीट पे चुनाव जीत के आए तो फिर तुम्हें बीजेपी की पार्टी में रहते हुए ही काम करना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी पार्टी बदल ली और कांग्रेस में चले गए तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें अपनी सीट फिर छोड़नी पड़ जाएगी। और इस पर डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर लेगा लोकसभा के मामले में, चेयरपर्सन लेगा राज्यसभा के मामले में। यहाँ पे ना ही प्रेसिडेंट का कोई लेन देन है, ना ही इलेक्शन कमीशन का कोई लेन देन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिफेक्शन। तो इसमें लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट if he is so disqualified on the ground of defection under the provision of the 10th schedule. A member incurs disqualification under the defection law. तो अब बता रखा है कि 10th शेड्यूल जो बना हुआ है उसमें ये चीज लिखी हुई है कि तुम एक दल से छोड़ के दूसरे दल में चले गए तो तुम्हारी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले बहुत बढ़िया फैशन चल रहा था भाई कि एक पार्टी से आदमी जीत के तो आ गया, जीत गया, फिर दूसरी पार्टी ने बोला ले भाई तेरे को देते हैं 100 करोड़ रुपए, आजा हमारे पास, आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बोले मैं क्यों बैठूं? बोलते तेरे को पैसा मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा, 20 करोड़ मिलेगा, 30 करोड़ मिलेगा। तो ऐसे बोली लगने लग गई थी भाई नेताओं की, एमपी बने हो कि भाई हजार इतने रुपए देते हमारी पार्टी में आ जा। तो ये क्या होते हैं नेता? नेता तो पहनते धोती, धोती क्यों पहनते? ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल सके। तो डाला धोती में पैसा तो उसी पार्टी में चले गए। फिर तीसरी पार्टी ने और बोला कि भाई इसने 10 करोड़ दिए, मैं तेरे को 20 देता हूँ, आजा मेरे पास आ जा, तो तीसरी में चले गए। तो भाई ऐसे ही चलता रहता सिस्टम। अब इस सिस्टम से प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, मान लो बीजेपी जीत के आई अभी, तो बीजेपी के पास में जीत में जितने चाहिए, जीतने के लिए जितने एमपी चाहिए उतने एमपी है, तभी तो वो सरकार बनाई, तभी तो वो सरकार बना के भारत को चला रही है। लेकिन अगर ये सिस्टम चलता रहेगा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग पैसा देख देख के चले जाएंगे, तो फिर तो लोग ऐसे ही जाते रहेंगे, और लोग चले गए तो इनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, इनकी सरकार गिर जाएगी, फिर दूसरी सरकार बनेगी, फिर उसको कोई पैसा दे देगा, उसकी सरकार गिर जाएगी, तीसरी बनेगी। तो ऐसे क्या होगा? सरकार में अस्थिरता आएगी। क्या आएगी? अस्थिरता, इन स्टेबिलिटी आएगी कि भाई सरकार को टिक ही नहीं पाएगी। और अगर कोई सरकार खुद ही नहीं टिक पा रही तो वो देश को क्या घंटा चलाएगी? कैसे चलाएगी भाई देश को? देश चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा ना। तो ये समस्या हो गई थी और ये बहुत फैलने लग गई थी समस्या कि पैसे ले लेके नेता इधर के उधर जा रहे थे। तो फिर इसके लिए लाया गया शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 लाया गया, 10 शेड्यूल लाया गया, और उसमें लिखा गया कि भाई तुम ऐसे छोड़ के अपनी पार्टी को नहीं भाग सकते हो। अगर तुम भागते हो तो फिर तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी तुम्हारी सीट ही चली जाएगी। जिस सीट के पीछे तुम उछल रहे हो, पैसा मांग रहे हो, वो सीट तुम्हारी चली जाएगी। तो फिर इससे क्या होगा? इस पर थोड़ा रोक लग गई और सरकार को क्या मिल गई? स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है, स्टेबिलिटी मिल गई। तो 10 शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ दी हुई है, लेकिन अभी हम सिर्फ उसका ओवरव्यू लेंगे, बाकी बहुत सारा बहुत लंबा चौड़ा है, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। चलो ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। तो 10 शेड्यूल में देखो क्या क्या होती है डिस्क्वालिफिकेशन। तो पहली क्या है? इफ ही वॉलंटरली गिव अप्स द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन विच टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। कोई आदमी जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट लेके जीत के आया है संसद में, अगर उसकी मेंबरशिप को वो छोड़ देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कि जब भी कोई खड़ा होता है तो हम बोलते हैं ना कि भाई फलान जी को तो बीजेपी से टिकट मिल गई, यानी कि उसने बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। और लोग जब उसको वोट देंगे तो ये सोच के देंगे कि भाई ये बीजेपी का आदमी है। तो पार्टियों के हिसाब से लोग बटे हुए रहते हैं कि हमको तो बीजेपी को वोट देना, कई सोचते हैं हमको कांग्रेस को वोट देना, तो वो देखते नहीं है कौन खड़ा है, वो तो उस पार्टी के हिसाब से उसको वोट देते हैं ना। तो अगर वो आदमी फिर बीजेपी की पार्टी छोड़ के दूसरी में चला जाएगा तो उन लोगों के साथ तो धोखा हो गया ना, क्योंकि उन्होंने तो उस पार्टी को देख के वोट दिया था, आदमी को देख के वोट नहीं दिया था। एक बार तो ये भी कहा जाता था कि बीजेपी में गधे को भी खड़े कर दो तो गधा भी चुनाव जीत जाएगा। तो भाई गधे को थोड़े देख रहे हैं आदमी, आदमी तो बीजेपी को देख रहे हैं। तो अगर वो बीजेपी को छोड़ के गधा जाता है तो फिर तो मतलब लोगों के साथ धोखा हो गया, उन्होंने तो बीजेपी को देख के वोट दिया था। ऐसे कई कांग्रेस को देख के वोट देते हैं, फिर वो कांग्रेस का सांसद अगर जो है बीजेपी में शामिल हो गया तो उन लोगों के साथ भी धोखा हो जाएगा। तो इस धोखे को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया कि जिस पार्टी की टिकट पे तुम जीत के आए हो बेटा, उस पार्टी को छोड़ के तुम नहीं जा सकते ऐसे ही, ठीक है। जाओगे तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दूसरा, if he votes or absents from voting in the house contrary to any direction given by the political party, ठीक है। दोनों तीनों चारों देख लेते फिर मैं समझा दूंगा। if any independently elected member joins any political party or if any nominated member joins any political party after the expiry of 6 months। तो देखो 4 डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है इसमें 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल 4 डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है?
पहली तो कि भाई जिस पार्टी की टिकट पे तुम चुनाव जीत के आए, जीतने के बाद अगर तुम वॉलंटरली यानी अपनी इच्छा से उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हो तो तुमको कर देंगे हम डिस्क्वालीफाई। दूसरा कि भाई तुम्हारी पार्टी की टिकट पे तुम चुनाव जीत के, मान लो तुम बीजेपी की टिकट पे चुनाव जीत के, बीजेपी की टिकट पे, अब बीजेपी की टिकट पे तुम चुनाव जीत के आए हो, तो बीजेपी वाले यही चाहेंगे ना कि संसद में अगर वो कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं, कोई भी कानून लेके आते हैं, उस पर अगर वोटिंग कराई जाती है, मैंने बताया ना संसद में कैसे पास होती है चीजें, वोटिंग से पास होती है। तो वही चाहेंगे ना कि अगर तुम उनके पार्टी के सांसद हो तो तुम उनके पक्ष में वोट करोगे, अगर वो हाँ का वोट कराना चाहते तो तुम हाँ का वोट करोगे, अगर वो तुमको बोलते भाई इस पर ना बोलना तो तुम ना बोलोगे। लेकिन अगर तुम उनकी बात ही नहीं मानते तो क्या वो अपनी सरकार चला पाएंगे? क्योंकि भाई फिर तो उनको खुद को ही कंफर्म नहीं होगा कि हमारा बिल पास होगा या नहीं होगा। अभी तो क्या होता है, अभी तो मान लो 552 टोटल सीट है, मान लो किसी पार्टी के पास 300 सीटें हैं, तो उसको तो कंफर्म है ना कि भाई हम जो भी बिल लोकसभा में लेके आएंगे वो पास होगा ही होगा, क्योंकि 300 आदमी हमारे पास, मेजोरिटी तो हमारे पास है ही। लेकिन अगर ये नियम ही ना हो कि कोई आदमी पार्टी के हिसाब से वोट देना पड़ेगा उसको, ऐसा कोई नियम ही नहीं हो, सब अपनी मर्जी से वोट दे सके, तो वही काम यहाँ पे चालू हो जाएगा कि जैसे कोई बिल बीजेपी लेके आएगी तो मान लो और पार्टी वाले उनके सांसदों को पैसा दे देंगे कि भाई इसके खिलाफ ना में वोट दे दो, और उनके बिल को वो खलास करवा देंगे, खराब करा देंगे, पास ही नहीं होने देंगे। तो ये भी नियम बनाया गया कि भाई तुम जिस पार्टी की टिकट पर जीत के आए हो वो पार्टी तुमको जैसे बोलती है तुमको वैसे ही वोट देना होगा लोकसभा में, नहीं देते हो तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस प्रोविजन के बहुत सारे बुराइयां भी की जाती है। क्यों की जाती है वो बताऊंगा मैं आगे, जब हम इसका डिटेल में देखेंगे, जो डिफेक्शन वाला 10 शेड्यूल है इसकी क्या क्या खामियां हैं उनके बारे में देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी तो ये दूसरा सिस्टम समझ लो कि वोट भी तुम्हें अपनी पार्टी के हिसाब से करना पड़ेगा, तुम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरे नंबर का क्या है कि भाई कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा उम्मीदवार बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं हिंदी में यार उसको, स्वतंत्र उम्मीदवार बोलते हैं शायद, स्वतंत्र उम्मीदवार यानी ऐसा आदमी जो किसी भी पार्टी की टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा, बस खुद के नाम पे लड़ा है और जीत गया। तो भाई फिर वो आदमी पार्लियामेंट में जब आके बैठेगा ना तो वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मान लो मैं हूं शुभम शर्मा, मैं हूं भैया शुभम शर्मा, मैं झुंझुनू लोकसभा सीट से खड़ा हो गया खुद के नाम से, भाई नंबर 1 क्लासेस में पढ़ाता हूँ, देखो मैं फ्री में, तो मेरे को वोट दो, ठीक है। लोगों ने मेरे को वोट दिया, मेरे को जिता दिया, है ना, कि हाँ भाई बढ़िया है, इसी को देंगे वोट, क्योंकि सारी की सारी पार्टियां भ्रष्ट है, किसी पार्टी में दम नहीं है, अब तो मास्टर को जिताएंगे, शुभम शर्मा को वोट मिल गया। शुभम शर्मा चला गया MP बन के संसद में। अब जाते ही मैंने क्या किया वहां पे, मैंने जाते ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। लोग देखेंगे यार हमने तो ये देख के दिया था कि मास्टर को जिताते हैं, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियों से विश्वास उठ गया, ये मास्टर तो खुद जाके फिर से पॉलिटिकल पार्टी में घुस गया, तो इससे भी हमारा विश्वास उठ गया। तो एक तरीके से भी धोखा है लोगों के साथ कि तुम जब स्वतंत्र रूप से खड़े हुए, तुम्हें खुद को विश्वास नहीं था किसी पार्टी में, तभी तो तुम किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए ना, तुम अलग से खड़े हुए और फिर तुम जाके किसी पार्टी में मिल जाते, तो एक तरीके से धोखा देना हो गया ना उन लोगों को जिन्होंने तुमको वोट देकर जिताया। तो ये भी नियम बना दिया कि भाई अगर तुम इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हुए हो, किसी पार्टी से खड़े नहीं हुए, खुद ही खड़े हुए और जीत गए हो, तो तुम किसी पार्टी में जाके नहीं मिल सकते, ठीक है। और चौथे नंबर का क्या दिया है कि कोई आदमी अगर नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट किया गया किसमें, राज्यसभा में होता है आजकल तो नॉमिनेशन, मैंने बताया था ना जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे कि 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, बिना चुनाव लड़ाए वो आ जाते हैं राज्यसभा में। तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया जो कि मेरे भी समझ में नहीं आया क्यों बनाया गया, पर कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा कि भाई तुम्हें मान लो 1 जनवरी 2025 को नॉमिनेट किया गया, तो तुम्हारे पास भैया 6 महीने हैं, 6 महीने पड़े हैं। 6 महीने में तुम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, है ना, 6 महीने में करना चाहते हो कर लो। तो 6 महीने कहाँ पे खत्म होंगे, 30 जून 2025 तक तुम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो, कांग्रेस बीजेपी ये वो जो भी, तो कर लो। 6 महीने तक अगर तुमने नहीं की तो उसके बाद फिर तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे, और अगर 6 महीने के बाद तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी जो सीट है उससे तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत ही घटिया प्रोविजन है भाई, लेकिन यही है। मतलब क्या मतलब है, देखो इसका पढ़ो, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने बाद अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने में कर लेते हो तो नहीं किया जाएगा। भाई या तो उसको बोलो कि भाई तू करी मत, या उसको बोलो तेरे मन में आए तब कर ले। ये 6 महीने का क्या सिस्टम है, मेरे भी नहीं समझ में आया, पर डाला हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा, याद कर लेना इसको। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के भीतर भीतर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है नॉमिनेट होने के, तब तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन अगर 6 महीने के बाद करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 4 डिस्क्वालिफिकेशन देखी हमने 10 शेड्यूल में। पहली क्या देखी कि भाई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे तुम जीत के आए हो और उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाते हो जीतने के बाद, तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरी बात, तुम जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे जीत के आए हो उसके हिसाब से तुम्हें वोट देना होगा। वो तुमको बुलाती है कि भाई इस दिन तुमको वोट देने आना है तो तुमको आना पड़ेगा, या तो तुम उनके हिसाब से वोट नहीं देते, या फिर वो तुमको बुलाते तुम आते नहीं, तो भी तुमको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जबरदस्ती नहीं है कि होगे,
उस पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड करता है कि फिर वो तुमको डिस्क्वालीफाई करने की प्रोसीडिंग को चालू करती है या फिर नहीं करती है। तीसरे नंबर का क्या बोला गया कि भाई तुम अगर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आए हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे तुम इलेक्ट होके नहीं आए, खुद ही अपने दम पे आए हो, तो फिर तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकोगे, करोगे तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चौथे नंबर पे क्या बोला कि अगर तुम्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, तो फिर 6 महीने हैं तुम्हारे पास बेटा, 6 महीने में तुम्हें जो अच्छी पॉलिटिकल पार्टी लगे उसको ज्वाइन कर लो। 6 महीने तक तुमने नहीं किया और उसके बाद अगर तुमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बात है भैया। द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा। मैंने बता दिया ना अभी कि जो पहले वाली डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखी थी, नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दी हुई है, उन डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन तो कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। और किसकी सलाह पे लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पे लेगा। और ये सलाह प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी होगी, यानी प्रेसिडेंट को इनकी सलाह माननी ही पड़ेगी। लेकिन अगर 10th शेड्यूल में कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो उस पर कौन लेगा? राज्यसभा के मामले में तो स्पीकर, सॉरी राज्यसभा के मामले में तो चेयरमैन लेगा डिसीजन, और लोकसभा के मामले में स्पीकर लेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं लेगा। ये बात है। ओके, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जो डिसीजन होगा चेयरमैन का, स्पीकर का, वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई आदमी बीजेपी का था, ठीक है, अब जैसे बीजेपी की सरकार है तो जो लोकसभा में स्पीकर बैठे हैं वो भी बीजेपी के ही हैं एक तरीके से। कौन है भैया? ओम बिरला जी। ठीक है, अब बीजेपी का कोई आदमी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, ठीक है, और उस पर प्रोसीडिंग चलाई जाती है कि भाई तूने तो दल बदल का कानून का विरोध कर दिया तो अब तेरे को तो हटाएंगे। तो ओम बिरला जी उस पर लेते हैं डिसीजन और बोलते हैं भाई तेरे को हटा दिया। अब ये आदमी हटाने के बाद कोर्ट में चला जाता है कि भाई मेरे को तो जबरदस्ती हटाया है, मैं तो खुद नहीं छोड़ के गया, देखो मेरे खिलाफ तो ये काम हो रहे थे, इसलिए मैं तो मजबूरी में था कि हटा छोड़ना पड़ गया, या फिर इस्तीफा मैंने खुद ने नहीं दिया, मेरे को दिलाया गया, जो भी कुछ होता है। तो फिर कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है इस फैसले का हटाने का कि ये सही था या नहीं था। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कोई भी फैसला जिसने ले लिया, उस फैसले को लेने के बाद कोर्ट अगर उस फैसले को देखे कि यह क्या ये फैसला सही था या नहीं था, उसको बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये बात है। तो भैया मैंने क्या बताया? मैंने बताया दो चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखनी है कि जो जो डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और जो जो डिस्क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दी गई है, 1951 में दी गई है, उन डिस्क्वालिफिकेशन में फैसला जो अंतिम निर्णय लेगा वो लेगा प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पे लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पे लेगा। और ये सलाह इस पे बाध्यकारी होगी क्या? होगी साहब। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल में दी गई है, यानी कि जो डिफेक्शन वाली डिस्क्वालिफिकेशन है, डिफेक्शन जिसको हम दल बदल भी बोलते हैं, दल बदल, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन में फैसला कौन लेगा? राज्यसभा के मामले में तो चेयरमैन लेगा और लोकसभा के मामले में कौन लेगा? स्पीकर लेगा। और ये दोनों जो भी डिसीजन लेंगे तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? तो उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकता है। ये सिस्टम है। ठीक है, ध्यान में आ गई बात? समझ गए बात को? तो भाई ये थी आज की क्लास अपनी। ठीक है, सब कुछ समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम वैकेटिंग ऑफ सीट्स पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी हटा के हम एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सिस्टम खत्म कर लेंगे ना, मतलब सेंटर की पॉलिटी खत्म कर लेंगे ना, तो स्टेट की पॉलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, प्रोविजन लगभग सारे सेम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर और लाइक कर दिया करो और पूरी क्लास देखा करो, तभी समझ में चीज़ें आएगी। बीच बीच में छोड़ के भागोगे फिर भागते रहोगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।